बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज का हमारा ये टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन सेकंड ईयर फिजिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में ये स्टूडेंट इसकी इंपॉर्टेंस जो सी है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। और स्टूडेंट ये टॉपिक जो सा है वो एमसीक्यूज के लिए भी बड़ा रिच टॉपिक है। ज्यादातर इसकी अहमियत जो सी है वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए। स्टूडेंट ये टॉपिक जो सा है वो अक्सर स्टूडेंट्स के लिए काफी जो सा है वो प्रॉब्लम इसके लिए रहती है। ये टॉपिक प्रॉब्लमेटिक रहता है, ये समझने में मुश्किल है। तो रैंडमली जो सा है वो सेकंड ईयर के इस टॉपिक को आज मैंने सेलेक्ट किया है, जिसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल के अंदर और बड़े इसको अच्छे तरीके से आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो स्टूडेंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन के टॉपिक को हम कवर करते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, सबसे पहली बात, जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है वो हॉट ऑब्जेक्ट जो सा है वो अपनी मटेरियल की बॉडी में से रेडिएशंस को एमिट करता है। इसकी बेस्ट जो एग्जांपल है वो घर में इस्तेमाल करने वाला, अक्सर आप ये प्रोसेस देखते हैं, फ्लेम। घर में जब आप चूल्हा जलाते हैं तो बर्तन जो सा है उसके ऊपर आपको डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। वो डिफरेंट कलर्स बेसिकली डिफरेंट रेडिएशंस की वजह से नजर आते हैं। तो जैसे जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट को हीट करते रहते हैं वो रेडिएशंस को एमिट करता रहता है। तो सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ने से उस बॉडी में से रेडिएशंस एमिट होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो रेडिएशंस हैं वो टेम्परेचर चेंज की वजह से या टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से किसी बॉडी से एमिट होती है। रेडिएशन एमिट ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे जैसे आप किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उस बॉडी का रेडिएशन इंक्रीज जो होता है वो बढ़ता जाएगा। अब स्टूडेंट ये रेडिएशंस कौन सी हैं, जहां पर एक क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी आपने ये देखना है कि नेचर ऑफ रेडिएशन क्या होगी। रेडिएशन की नेचर के बारे में अगर बात करूं तो याद रखिएगा स्टूडेंट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी स्पेक्ट्रम आपको याद होना चाहिए। इसी बुक में टॉपिक के बिल्कुल आखिर में ये टेक्स्ट बुक के ऊपर बना भी हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में गैमा रेज आती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में आपके पास एक्स रेज बनती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज बनती हैं, विजिबल रीजन आता है। इसी तरह इंफ्रारेड रीजन आता है। इसी तरह रेडियो वेव्स आती हैं। रेडियो वेव्स की फिर वो टाइप्स हैं, एएम रेडियो वेव्स, एफएम रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स और शॉर्ट रेडियो वेव्स। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्पेक्ट्रम है। ये डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो अपनी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लिहाज से चेंज होती है। अब फ्रेंड सवाल ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के ऊपर कौन सी रेडिएशन पहले एमिट होगी, फिर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर कौन सी रेडिएशन एमिट होगी, फिर टेम्परेचर को मुसलसल बढ़ाएंगे तो कौन सी रेडिएशन एमिट होगी, यानी नेचर ऑफ रेडिएशन कौन सी एमिट होगी। ये सवाल जो सा है इसका आंसर आपको ब्लैक बॉडी रेडिएटर से मिलता है। यानी आप इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो एक चीज जो आपको समझ में आएगी वो ये समझ में आएगी कि टेम्परेचर प्रोवाइड करने से जो रेडिएशन एमिट होती हैं वो रेडिएशन कौन सी टाइप की एमिट होती है।
इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा। अच्छा स्टूडेंट, अब आप देखें, याद रखिएगा रेडिएशंस की एमिशन के हवाले से ये बेसिकली वेवलेंथ और रेडिएशन की वेवलेंथ और टेम्परेचर का रिलेशन है। लो टेम्परेचर के ऊपर किसी बॉडी से जो रेडिएशंस एमिट होती हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती है। प्रॉबरली ये इंफ्रारेड रेडिएशंस की कैटेगरी में लाए कर रही होती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हाई टेम्परेचर आप करते जाएंगे, मटेरियल को टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे मटेरियल का टेम्परेचर, तो जो रेडिएशन एमिट होंगी वो रेडिएशन शॉर्टर वेवलेंथ की होंगी। यानी जो आपका ट्रेंड है वो लॉन्ग वेवलेंथ से कहां शिफ्ट होता जाएगा, शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। शॉर्टर वेवलेंथ में फिर ये आईआर से दूसरी विजिबल अल्ट्रावायलेट एक्सरेज की तरफ मूव करना शुरू कर देगी या विजिबल रीजन के अंदर आना शुरू कर देगी। शॉर्टर वेवलेंथ में ये विजिबल रीजन की तरफ जाना शुरू कर देगी। तो रेडिएशन में टेम्परेचर के इंक्रीज का क्या अफेक्ट होता है, ये बात आप सबसे पहले याद रखोगे। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जो रेडिएशन एमिट होना शुरू होगी उसकी वेवलेंथ जो सी है वो स्मॉल या शॉर्टर वेवलेंथ होगी। जहां पर एक एग्जांपल हमारी बुक में कोट है जो इस ट्रेंड को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है। वो ट्रेंड ये है कि आप प्लैटिनियम की वायर को हीट करें, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर इस वायर के कलर्स चेंज होते जाएंगे। वो कलर्स आप इसके देखते जाएं। सबसे पहले आप इसको 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ऑब्जर्व करें तो प्लैटिनियम का जो कलर है वो डल रेड होगा। फिर आप इसको 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टडी करें, इस प्लैटिनियम वायर का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट रेड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, इसे चेरी रेड कहते हैं। फिर आप इसको फर्दर 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर बढ़ाएं। फिर ये टेम्परेचर आपका जो सा है वो ऑरेंज रेड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, यानी और ज्यादा जो सा है वो लाइटर होना शुरू हो जाएगा। 1100 से आप इसको 1600 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाए, 1300 डिग्री सेल्सियस पर, वहां पर ये कलर येलो में शिफ्ट होगा और येलो से फिर फाइनली फर्दर इसका टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो 1600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये आपका जो कलर है इस प्लैटिनियम वायर का ये लाइट सा वाइट कलर दिखाई देना शुरू होगा। इसमें आपको ब्लू शेड नजर आएगा, ये ऐसा वाइट कलर होगा जिसमें आपको ब्लू शेड नजर आएगा। तो स्टूडेंट, अगर आप इस ट्रेंड को देखें तो ये आपका जो टेम्परेचर है ये बेसिकली लो टेम्परेचर है और यहां पर ये आपका क्या टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है। तो आप लो टेम्परेचर से क्या कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं। लो टेम्परेचर के ऊपर
रेड कलर आपको अपीयर होता है। रेड कलर की वेवलेंथ लार्ज होती है, याद रखिएगा। रेड कलर की वेवलेंथ लार्ज होती है। और जैसे जैसे आप हाई टेम्परेचर की तरफ जाएंगे, व्हाइट कलर जिसमें आपको ब्लू शेड नजर आ रहा है, उसकी जो वेवलेंथ है वो स्मॉल की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर चेंज करने के ऊपर इनकी वेवलेंथ लॉन्ग वेवलेंथ से स्मॉल वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है और डिफरेंट कलर्स की विजिबल रेडिएशन एमिट होती है। इसी तरह स्टूडेंट्स, डिफरेंट नेचर ऑब्जेक्ट्स के जो होते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स नेचर के अंदर, अभी तो हमने जो एग्जांपल यहाँ पर पढ़ी वो प्लैटिनियम वायर की पढ़ी है, लेकिन आप देखें कोई एक्स वाई जी मटेरियल हो, तो उस एक्स वाई जी मटेरियल का टेम्परेचर चेंज करने से डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन उसमें से एमिट होगी डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, जिसकी ये ऑर्डर मैंने यहां पर आपको दिया हुआ है। तो बेसिकली हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएटर की मदद से हम रेडिएशंस की इंटेंसिटी, उसकी वेवलेंथ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जिसकी मदद से हमें ये आंसर मिलता है या हमें ये पता चलता है कि कितने टेम्परेचर के ऊपर किसी बॉडी से कौन सी रेडिएशन एमिट होगी इन तमाम में से। लो टेम्परेचर के ऊपर लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशन एमिट होती हैं और हाई टेम्परेचर के ऊपर जो सा है वो, जैसे जैसे हाई टेम्परेचर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे तो शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन एमिट होंगी। तो ये स्टूडेंट सारी कहानी जो सी है वो आप लोगों ने याद रखनी है। इस कहानी को आगे हमने इंप्लीमेंट करना है, इस कहानी को आगे हमने अप्लाई करना है। स्टूडेंट, ब्लैक बॉडी को समझना है, ब्लैक बॉडी क्या है। स्टूडेंट, ब्लैक बॉडी बेसिकली क्या है कि आपके पास एक, स्टूडेंट ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी सिंपली एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट में आपके पास कैविटी अंदर प्रोड्यूस की जाती है, यानी उस बॉडी को इनसाइड होलो किया जाता है, अंदर से उसकी आप कह लें कि खुदाई करके उस ऑब्जेक्ट से जो सा है वो सारा अंदर का मटेरियल एम्प्टी कर दिया जाता है उस बॉडी के अंदर से, और एक उसके अंदर क्या रखा जाता है, सुराख रखा जाता है, होल रखा जाता है, जहां से रेडिएशंस ने एमिट होना है। ऑब्जेक्ट में एक स्मॉल सा होल बनाया जाता है, इस स्मॉल से होल के अंदर आप एक कैविटी बनाते हैं, एक छोटा सा होलो पैटर्न बना देते हैं, खाली कर देते हैं उसको, और उसकी इंटरनल वॉल्स को ब्लैक कलर में कोट कर देते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर की सूथिंग कर देते हैं। अब यूं समझ लें कि इसकी इंटरनल वॉल्स को कार्बन के ऊपर लेयर लगा के तो इसको ब्लैक कर दिया जाता है, इस ऑब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पे। तो ये इतना रीजन जो सा है, ये इसके अंदर एक इंटरनल कैविटी बन जाती है, एक होलो स्फीयर जो इनसाइड ब्लैक होता है। बाकी ऑब्जेक्ट जो सा है, ये उसका मटेरियल इसके साथ इसी तरह रहता है। अब स्टूडेंट, इस स्मॉल होल के जरिए रेडिएशन जो सी हैं वो इस बॉडी के अंदर दाखिल करवाई जाती हैं। रेडिएशन इस बॉडी में डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो कुछ पॉइंट्स पर अपनी एनर्जी लॉस करती है, कुछ पॉइंट पर अपनी एनर्जी को बढ़ा देती है रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से,
और डिफरेंट इंटेंसिटीज की रेडिएशन आपको यहां पर मिलती हैं। यानी अगर आपने यहां से एक रेडिएशन जिसकी इंटेंसिटी I1 है इस ब्लैक बॉडी में एंटर की है, ये यहां जाकर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होगी। स्टूडेंट जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगी इस पॉइंट के ऊपर, रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी I2 रह जाएगी आपके पास, उसकी इंटेंसिटी जो सी है वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पार्शियली इंटेंसिटी है लाइट की वो इस पॉइंट पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो क्या होगा कि I1 ब्लैक बॉडी के अंदर पार्शियली रिफ्लेक्ट करेगा और I1 ब्लैक बॉडी के अंदर पार्शियली एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, तो जो दूसरी रेडिएशन एमिट होगी उसकी इंटेंसिटी I2 होगी। अब नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा कि इसी कैविटी के इनसाइड रहते हुए ये I2 की जो इंटेंसिटी है रेडिएशन, I2 इंटेंसिटी की जो रेडिएशन है वो दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। यहां इस पॉइंट से I2 की लाइट जाकर इस एंगल पर टकराएगी I2, और I2 इंटेंसिटी जो सी है वो अगेन क्या करेगी स्टूडेंट, यहां पर पार्शियली रिफ्लेक्ट करेगी और पार्शियली यहां पर जो सा है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। इस पॉइंट से पार्शियल जो रिफ्लेक्ट होगी वो किसी एंगल के ऊपर होगी और उसकी इंटेंसिटी फिर I3 रह जाएगी। स्टूडेंट ये लाइट कौन सी है वो ब्लैक बॉडी के अंदर, ब्लैक बॉडी कैविटी के अंदर इस तरह मल्टीपल टाइम्स क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। यहां से ये लाइट I1 इंटेंसिटी के साथ एंटर हुई, इधर से रिफ्लेक्ट बैक की I2 इंटेंसिटी के साथ टकराने के बाद यहां बनेगी इसकी इंटेंसिटी I3। यहां से ये रिफ्लेक्ट बैक होकर डिफरेंट एंगल्स पे रिफ्लेक्ट बैक करते हुए ब्लैक बॉडी के अंदर ही रह जाएगी या फिर इसका कुछ अमाउंट जो है वो बाहर इस होल से एमिट हो जाएगी। बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि रेडिएशन बाहर एमिट हो, ज्यादातर ये रेडिएशन इसी के अंदर एब्जॉर्ब होकर रह जाती है। लेकिन ब्लैक बॉडी में डिफरेंट इंटेंसिटीज की रेडिएशन जो सी है वो आपको मिलना शुरू हो जाती है। एक इंटेंसिटी की रेडिएशन ब्लैक बॉडी में रिफ्लेक्शन के बाद मल्टीपल रेडिएशन या मल्टीपल इंटेंसिटीज के अंदर क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। स्टूडेंट अब अगर ब्लैक बॉडी को यहां पर डिफाइन किया जाए तो ब्लैक बॉडी क्या है, एक ऐसी बॉडी है जिसमें लाइट जो सी है वो मल्टीपल एंगल्स के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है और यहां पर जो लाइट जितनी एंटर होगी वो इस बॉडी के अंदर क्या करेगी, एब्जॉर्ब होकर रह जाएगी। तो ब्लैक बॉडी की रेडिएशन या ब्लैक बॉडी रेडिएटर को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ब्लैक बॉडी has the property to absorb all the radiation entering in it। अच्छा स्टूडेंट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को, ब्लैक बॉडी रेडिएटर को अब यूज किया जाता है इंटेंसिटीज ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए, डिफरेंट लाइट की इंटेंसिटीज को और वेवलेंथ को स्टडी करने के लिए।
यानी इसका मकसद अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इट इज यूज टू स्टडी रेडिएशन ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी एट डिफरेंट वेवलेंथ। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मकसद है कि डिफरेंट इंटेंसिटीज की रेडिएशन हम प्रोड्यूस करवाते हैं डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर, और फिर हम उन इंटेंसिटीज की स्टडी करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की मदद के कितनी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होती हैं और वो किस रीजन के अंदर लाया कर रही होती हैं, और फिर किस मटेरियल से किस किस्म की रेडिएशन एमिट होती हैं। किसी ऑब्जेक्ट से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एमिट होती हैं, किसी ऑब्जेक्ट से जो है वो आईआर रेडिएशन एमिट होती हैं, किसी ऑब्जेक्ट से विजिबल स्पेक्ट्रम की रेडिएशन एमिट होती हैं। तो ये सारा काम जो सा है वो हमें फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन की मदद से पता चल जाता है। अब स्टूडेंट इस सारे स्टडी को देखने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया और जो रिजल्ट्स निकाले गए, अब उसकी बारी आ गई है कि आप लोगों ने क्या करना है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को पढ़ना है। यानी उस एक्सपेरिमेंट को ब्लैक बॉडी रेडिएशन की मदद से, रेडिएटर की मदद से करवाया गया है, हमने उसको स्टडी करना है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। अच्छा स्टूडेंट, ये एक्सपेरिमेंट जो सा है वो दो साइंटिस्ट ल्यूमर एंड प्रिंगशेम्स ने परफॉर्म किया था पहली बार। और उन्होंने इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड एनर्जी मालूम की थी। ठीक है, क्या काम किया था उन्होंने, ये आप लोगों को पास्ट पेपर में एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, या पेपर में एमसीक्यू के तौर पे आप लोगों को पूछा जा सकता है कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो सी है वो, इन दो लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, और इन्होंने काम वही किया जो अभी हमने ऊपर थोड़ी देर पहले डिफाइन किया। इन्होंने इंटेंसिटी मालूम की ऑफ एमिटेड रेडिएशन की along with the wavelength। रेडिएशन जो ब्लैक बॉडी से डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर एमिट होती है उसकी, ठीक है, उस रेडिएशंस की बेसिकली उन्होंने इंटेंसिटी और वेवलेंथ मेजर की, और फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्राफ बनाया या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एक्चुअली, और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एट डिफरेंट टेम्परेचर। और फिर इसके कुछ रिजल्ट्स जो से हैं वो हमने यहाँ पर देखने हैं। वो रिजल्ट्स इन लोगों ने कौन कौन से दिए, फिर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम किया, वो रिजल्ट्स बनाए। यानी जो पहला रिजल्ट आपने इसमें पढ़ना है वो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। फिर दूसरा जो रिजल्ट आप इसमें पढ़ेंगे वो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है। तीसरा जो रिजल्ट आप इसमें पढ़ेंगे वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। बाद में इन लोगों ने
ल्यूमर और प्रिंगशेम के एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल करते हुए फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड जो है वो ये 3 रिजल्ट जो से हैं वो दिए। इनको हम सिर्फ यहाँ पर एफएससी लेवल के ऊपर जो है वो इनकी आप यूं समझ लें कि जस्ट डेफिनेशंस को समझेंगे, और या फिर आप यूं समझ लें एफएससी लेवल के ऊपर हम इनके जस्ट फार्मूलाज को पढ़ लेंगे और इनके मकसद को समझ लेंगे कि ये क्या है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पर दिखाया गया है, उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हम देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है? एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये है कि एक ब्लैक बॉडी रेडिएटर लिया गया या कैविटी ली गई। इस ब्लैक बॉडी रेडिएटर या कैविटी के अंदर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया। ये बेसिकली क्या है, एक ब्लैक बॉडी कैविटी है। इस ब्लैक बॉडी कैविटी को इस तरह से एडजस्ट किया गया कि ये एक फर्नेस के ऊपर रखी गई। सेटअप जो सा है बनाया गया, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाना है इस फर्नेस के जरिए, टेम्परेचर को चेंज किया जाना है। जहां से एक ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर ब्लैक बॉडी के अंदर रखा गया या मटेरियल रखा गया, वहां से रेडिएशन एमिट हुई डिफरेंट इंटेंसिटीज की, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर। यानी हमारी बुक के मुताबिक जो टेम्परेचर्स गिवन है हम उन्हीं की बात कर लेते हैं कि 1000 केल्विन टेम्परेचर पर रेडिएशन एमिट करवाई गई, फिर 1260 केल्विन पर सेम मटेरियल से रेडिएशन एमिट हुई, फिर 1460 केल्विन के ऊपर रेडिएशंस को एमिट करवाया गया, और फिर 1650 केल्विन के ऊपर रेडिएशंस को एमिट करवाया गया। डिफरेंट रेडिएशंस डिफरेंट टेम्परेचर्स पर एमिट करवाए और उनको डिटेक्टर के ऊपर स्टडी किया गया। इन रेडिएशन के एक्सपेरिमेंटल सेटअप में यहां पर जो सा है वो एक रिफ्लेक्टिंग मिरर है जो लाइट को सीधा रिफ्लेक्ट करेगा इस रॉक साल्ट के ऊपर। ये रॉक साल्ट एक किस्म का डिवाइजर है। ये प्रिज्म का काम करेगा, ये आने वाली रेडिएशन को डिस्पर्स करेगा डिफरेंट इंटेंसिटीज की वेवलेंथ के अंदर। यानी अगर ये रेडिएशन है, इस रेडिएशन में डिफरेंट इंटेंसिटीज की रेडिएशन आती है I1 I2 की, तो ये प्रिज्म क्या करेगा, ये उसको कन्वर्ट कर देगा डिफरेंट इंटेंसिटीज की रेडिएशन के अंदर, और फिर यहां से एक रिफ्लेक्टर जो सा है वो इन डिफरेंट इंटेंसिटीज की रेडिएशंस को एक डिटेक्टर तक पहुंचा देगा, जिस डिटेक्टर के ऊपर इनकी इंटेंसिटीज और इनकी वेवलेंथ को स्टडी किया जाएगा। इसके साथ एक सीआरओ अटैच होता है, जो सीआरओ जो सा है वो इनके ग्राफ जो सा है वो इंटेंसिटी वेवलेंथ का ग्राफ भी बनाता है। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है स्टूडेंट। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद अब हमने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के रिजल्ट्स को देखना है कि किस तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो हैं उन्होंने रेडिएशंस को स्टडी किया। अब बारी आती है कुछ रिजल्ट्स की। कौन कौन से रिजल्ट्स इस एक्सपेरिमेंट से बनाए गए? सबसे पहला रिजल्ट कौन सा है, वो बार बार हम उसका जिक्र करते आ रहे हैं स्टूडेंट। जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट इंटेंसिटीज की रेडिएशन एमिट होती हैं, तो पहला रिजल्ट यही है। एट अ गिवन टेम्परेचर energy is not uniformly distributed.
in the radiation spectrum of body. ये बुक की लाइन, इसका मतलब है कि radiations are of different intensities. And wavelength at different temperature. यानी जो एक्सपेरिमेंट किया गया ब्लैक बॉडी का, उससे ये पहला नतीजा ये निकला कि जितनी रेडिएशन एमिट होंगी वो एक जैसी एमिट नहीं होंगी। हो सकता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकले किसी एक टेम्परेचर के ऊपर, वो टेम्परेचर बढ़ाने के ऊपर हो सकता है कि गैमा रेज निकलना शुरू हो जाए। टेम्परेचर लोअर था तो लोअर टेम्परेचर पर हो सकता है कि विजिबल वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट हो रही है। तो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर डिफरेंट इंटेंसिटीज और डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन जो सी है वो ब्लैक बॉडी के अंदर से एमिट होती दिखाई दी। दूसरा जो रिजल्ट है वो इस टॉपिक के शुरू में भी आप लोगों ने पढ़ा, वाइन्स लॉ भी कहते हैं इसको, वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहा जाता है, इसका नाम है। वो क्या है कि मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन जो एमिट होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली रिलेटेड रहेगी। यानी वेवलेंथ और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट के इक्वल है। स्टूडेंट, इस कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को जुबानी याद होनी चाहिए एमसीक्यूज के लिए। 2.9 माइनस 3 मीटर केल्विन। ये कांस्टेंट वाइन्स कांस्टेंट कहलाता है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। स्टूडेंट, इस लॉ से दो रिजल्ट्स आप लोगों ने समझने हैं। पहला रिजल्ट कौन सा है वो बहुत बार रिपीट हो चुका है कि एट हाई टेम्परेचर रेडिएशन वेवलेंथ शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर और एट लो टेम्परेचर वेवलेंथ शिफ्ट टुवर्ड्स लॉन्गर, क्योंकि इनवर्स रिलेशन आपको नजर आ रहा है। दूसरा रिजल्ट कौन सा है वो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये लैम्डा मैक्सिमम क्यों लिखा हुआ है। स्टूडेंट, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर के ऊपर जाकर जो रेडिएशंस एमिट हो रही होंगी उनकी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस एमिट becomes larger as maximum। जितनी उन्होंने मैक्सिमम होना था उतनी उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, उस टेम्परेचर के बाद फिर फर्दर वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होना रुक जाएगी। इसकी एग्जांपल देखिए, अगर आप रेड कलर आपको नजर आ जाता है विजिबल रीजन एक टेम्परेचर के ऊपर, स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, उसके बाद फर्दर फिर वेवलेंथ का इंक्रीज होना रुक जाएगा। तो वो जो वेवलेंथ है उस सर्टेन टेम्परेचर पर वो लैम्डा मैक्सिमम कहलाएगी। और रिजल्ट क्या है कि उस सर्टेन वेवलेंथ पे जहां पर वेवलेंथ मैक्सिमम होगी वहां पर जो एमिशन ऑफ एनर्जी है वेवलेंथ का वो भी जो सा है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा।
एमिशन ऑफ एनर्जी भी क्या होगा उस पॉइंट के ऊपर, मैक्सिमम। यानी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी वेवलेंथ बढ़ने से। तो ये रिजल्ट जो सा है वो वाइन्स लॉ के अंदर आप लोगों ने पढ़ना है। स्टूडेंट इसका तीसरा रिजल्ट जो हमने पढ़ना है वो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ हमें क्या कहता है कि वो तमाम वेवलेंथ जिनकी रेडिएशन जब एमिट करती हैं, बॉडी जब रेडिएशन एमिट करती है तो हाई टेम्परेचर के ऊपर वेवलेंथ जो सी है वो शॉर्टर की तरफ शिफ्ट होती रहेगी और जो इंटेंसिटी है वो भी उसकी इंक्रीज होती जाएगी और एमिशन ऑफ एनर्जी जो सा है वो भी इंक्रीज होता जाएगा और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर आकर जो रेडिएशन है वो मैक्सिमम अपनी एनर्जी एमिट कर चुकी होंगी और उससे आगे फर्दर फिर रेडिएशन जो सी है उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। प्लैंक्स लॉ के मुताबिक फॉर ऑल वेवलेंथ जो टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज है वो एक्चुअली के अंदर एमिशन ऑफ एनर्जी में इंक्रीज की वजह बनेगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा एमिशन एनर्जी का रेडिएशन से जो सा है वो निकलना शुरू हो जाएगा, लाइट की एनर्जी ज्यादा एमिट होना शुरू हो जाएगी, ज्यादा एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और स्टूडेंट एक खास वेवलेंथ की रेडिएशन लैम्डा मैक्सिमम के ऊपर पहुंच के जो एमिशन ऑफ एनर्जी है वो भी मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगा। अब स्टूडेंट प्लैंक्स ने ये बात यहां पर पहली दफा बताई कि इस मैक्सिमम वेवलेंथ के पहुंचने के बाद, इस मैक्सिमम वेवलेंथ के पहुंचने के बाद फर्दर अगर वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये वो सवाल था जो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई, यानी क्लासिकल फिजिक्स के बस की ये बात नहीं थी। तो अभी प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के ये रिजल्ट्स हमने समझने हैं, फिर इसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आगे हम चलेंगे फिर इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो सा है वो हमें फिर आगे जाकर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने इसको पढ़ा, मॉडर्न फिजिक्स हमें इस क्वेश्चन के आंसर को समझाती है। और आखिरी और चौथा जो रिजल्ट है वो हमारे पास कहलाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये कहता है कि जो वेवलेंथ और इंटेंसिटीज का ग्राफ बनता है। अच्छा, इसको समझने के लिए अब सबसे पहले हम जो सा है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर इन्हीं तीन लॉज को हम दोबारा रिव्यू करेंगे। ये तो इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी सारी की सारी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेवलेंथ अलोंग एक्स एक्सिस भी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इंक्रीजिंग है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो सी है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ इंक्रीजिंग है। स्टूडेंट जो ग्राफ प्लॉट किए गए उन ग्राफ के मुताबिक
1000 केल्विन के ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ हमें इस तरह से देखने को मिली। टेम्परेचर बढ़ाने से वेवलेंथ शॉर्टर की तरफ शिफ्ट होती है। अभी इसको हम इस ग्राफ से समझते हैं इस बात को। तीसरा ग्राफ जो सा है वो हमें 1450 केल्विन पर मिला। और चौथा जो ग्राफ है वो हमें 1650 केल्विन के ऊपर देखने को मिला। यानी 4 टेम्परेचर्स के ऊपर 4 इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ आपके सामने है। स्टूडेंट सबसे पहले तो देखें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है 1000 केल्विन, इस पॉइंट के ऊपर जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो लेट से ग्राफ में 4 वेवलेंथ से जाकर मैच कर रही है। जब टेम्परेचर बढ़ा यानी वेवलेंथ का मैक्सिमम रिलेशन जो सा है वो इनवर्स का है, तो वेवलेंथ जो सी है वो शॉर्टर की तरफ शिफ्ट हो गई, वो थर्ड पॉइंट पर आकर मिली। मजीद जब टेम्परेचर बढ़ाया गया तो वेवलेंथ 2 पॉइंट पर आकर मिली, और मजीद जब ये टेम्परेचर बढ़ाया गया तो ये वेवलेंथ जो सी है उसका ट्रेंड शॉर्टर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू जो सी है वो शॉर्टर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। यानी जो मैक्सिमम वेवलेंथ का पीक मिलेगा वो कम होना शुरू हो जाएगा, वो कम वैल्यू की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ये पहली बात जो सी है वो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में आप लोगों ने पढ़ी। फिर उसके बाद स्टूडेंट दूसरी बात इस ग्राफ में देखें, ये देखें अगर इसका ट्रेंड देखें, ये बुक के ऊपर मेंशन होगी है कि लाइन, ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ये लाइन ड्रॉ नहीं करते। ये लाइन बेसिकली इस चीज को बताती है कि वेवलेंथ शॉर्टर की तरफ जो सी है वो शिफ्ट होती हुई आपको नजर आ रही है। अब स्टूडेंट यहां पर प्लैंक्स रेडिएशंस भी बड़ी क्लियर नजर आ रही हैं। 1000 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम वेवलेंथ, और इस पॉइंट के ऊपर जो इंटेंसिटी है लेट से वो I1 है। टेम्परेचर बढ़ के 1260 डिग्री हो गया, इस पॉइंट के ऊपर जो इंटेंसिटी है वो I2 भी इंक्रीज हो गई। 1450 के ऊपर जो लैम्डा मैक्सिमम है उस पर इसकी इंटेंसिटी I3 होगी, और 1650 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा मैक्सिमम वो I4 है। अब स्टूडेंट इस एक ग्राफ में देखें, इस पॉइंट से आगे चले तो यहां पर कोई डिस्क्रीट पॉइंट सिलेक्ट कर ले आप। इन डिस्क्रीट पॉइंट के ऊपर जो वेवलेंथ है वो लैम्डा मैक्सिमम से इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे ये लैम्डा मैक्सिमम से इंक्रीज हो रही है ये इंटेंसिटी रिड्यूस की तरफ जाना शुरू हो गई है। I1 की इंटेंसिटी जो सी है वो यहां पर I1 डैश से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये I1 से लेस देन है। I1 डैश I1 से लेस है, और I1 डैश कहां पर इसकी इंटेंसिटी है, जब हमने वेवलेंथ को लैम्डा मैक्सिमम से फर्दर इंक्रीज किया। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप I2 में इस डिस्क्रीट पॉइंट को देखें और इसकी इंटेंसिटी को अगर मैं यहां पर I2 डैश कह दूं, तो I2 डैश भी कौन सा है, वो क्या है, वो I2 से कम है। और ये कब कम है, जब वेवलेंथ को लैम्डा मैक्सिमम से फर्दर इंक्रीज करवाने की कोशिश की गई। तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ में इस चीज का सॉल्यूशन दिया गया मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कि ऐसा क्यों पॉसिबल है। क्योंकि अगर क्लासिकल की स्टूडेंट हम बात करें तो क्लासिकल के लिहाज से देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है, तो रेडिएशन की इंटेंसिटी जो सी है वो इंक्रीज होती जाएगी, और ये ग्राफ फर्दर इंक्रीज होना चाहिए वेवलेंथ बढ़ने पे। लेकिन एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के बाद ये ग्राफ शॉर्टर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। तीनों इंटेंसिटीज के अंदर आपको यही ट्रेंड देखने को मिलेगा। इसका आंसर जो सा है वो हमें प्लैंक्स रेडिएशन लॉ में मॉडर्न फिजिक्स की अजम्पशन से मिलता है।
और आखिर के अंदर स्टूडेंट जो सा है, अभी इसी लेक्चर के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो सा है वो हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को समझेंगे कि रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी बेसिकली रिड्यूस होना क्यों शुरू हो जाती है। लेकिन अभी जो सा है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हमें ये कहता है कि एरिया अंडर द ग्राफ represent the energy emitted by the radiation at a particular temperature, यानी एक खास टेम्परेचर के ऊपर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एरिया ऑफ इंटेंसिटी वेवलेंथ ग्राफ हमें उस एनर्जी की वैल्यू प्रोवाइड करता है जो 1 सेकंड के अंदर पर स्क्वायर मीटर एरिया से एमिट होती है। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के रिजल्ट्स हैं। और ये कैसे मालूम की जा सकती है? स्टीफन बोल्ट्जमैन के रिलेशन के मुताबिक ये एमिशन ऑफ एनर्जी टेम्परेचर की 4 पावर के इक्वल होगी। अब इसकी डेरिवेशन और इसका जो डिटेल है वो सिलेबस में शामिल नहीं है एफएससी लेवल के ऊपर, तो उतनी डिटेल में इसको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी जो सा है वो बड़ा लेंथी लेक्चर है स्टूडेंट के लिए और थोड़ा सा टिपिकल और मुश्किल रहता है। तो स्टूडेंट इसकी सिर्फ आप डेफिनेशन याद रखें कि एमिशन ऑफ एनर्जी जो सी है वो टेम्परेचर पावर 4 के इक्वल होगी। इसको प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, सिग्मा लगाएंगे और सिग्मा हमारे पास जो सा है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है या स्टीफन कांस्टेंट कहलाता है। यहां से इसकी वैल्यू जो सी है वो 5.67 इंटू 10 पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन -4 के इक्वल आती है। इसके यूनिट को भी स्टूडेंट यहां पर समझ लें, यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। यूनिट आप इसका कैसे निकालेंगे? अगर आपने इसका यूनिट निकालना है सिग्मा का तो E डिवाइडेड बाई T4 आ जाएगा। इस एनर्जी की बात करें स्टूडेंट, ये बेसिकली आपके पास क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया है और एनर्जी पर यूनिट एरिया एनर्जी पर सेकंड। एनर्जी पर सेकंड आपके पास पावर होती है, नीचे आपके पास एरिया है और ये डिवाइड करता है टेम्परेचर T4 के साथ। तो पावर का यूनिट आप लेंगे वाट, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। 4 है तो ये ऊपर जाके -4 हो जाएगा। तो टोटल यूनिट आपके पास बनता है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन -4। ये यूनिट एमसीक्यूज में भी आते हैं, इसकी डेरिवेशन भी आपने समझनी है। और छोटी सी बात यहाँ पे समझनी है कि ये जो एनर्जी है ये जॉल्स में नहीं है, बेसिकली ये एनर्जी पर यूनिट सेकंड पर यूनिट एरिया यानी पावर ऑफ एनर्जी है पर यूनिट एरिया कितनी रेडिएशंस की तरफ से, या इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया भी आप इसको कह सकते हैं। एनर्जी पर यूनिट सेकंड को आप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बेटर जो लफ्ज होगा वो इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया है कि कितनी रेडिएशन की इंटेंसिटी एमिट हो रही है, वो हमें इस ग्राफ से रिप्रेजेंट होगी। तो आप देखिए 1000 केल्विन के ऊपर जो ग्राफ कर्व है वो स्मॉल है, लो टेम्परेचर के ऊपर लो एनर्जी एमिट होती है, डायरेक्ट रिलेशन। हाई टेम्परेचर के ऊपर जो ग्राफ है वो ये रीजन भी सारा नीचे वाला शामिल होगा, उसकी ज्यादा रेडिएशन एमिट होगी और फर्दर उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा 1450 केल्विन। तो एरिया अंडर द ग्राफ इंक्रीज होने से एमिशन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट सेकंड पर यूनिट एरिया बढ़ जाएगा और इस वाले ग्राफ का जो ग्राफ है वो मजीद इसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में आपने ये बात याद रखनी है कि एरिया अंडर द ग्राफ अंडर द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो सी है वो जितना ज्यादा बढ़ेगा एमिशन ऑफ रेडिएशन पर सेकंड पर यूनिट एरिया उतना ज्यादा बढ़ेगा।
यानी ज्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशन एमिट होना शुरू हो जाएंगी। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो सी है वो ज्यादा होगी, एनर्जी पर यूनिट सेकंड ज्यादा एमिट होगी। तो ये स्टूडेंट सारे रिजल्ट्स हैं जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें देखने को मिले। जहां तक स्टूडेंट जो सा है वो इस उम्मीद के साथ ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर होता जा रहा होगा। अब इससे आगे फर्दर इस टॉपिक की हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को शुरू किया था, रेडिएशंस की एमिशंस को हमने यहां से पढ़ना शुरू किया था। हमने उस क्वेश्चन का आंसर तलाश करना है कि बेसिकली क्यों इंटेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इंटेंसिटी इसलिए डिक्रीज होना शुरू हो जाती है कि प्लैंक्स मैक्सवेल ने इसकी एक्सप्लेनेशन क्या प्रोवाइड की। प्लैंक्स एजम्पशन को सबसे पहले देखते हैं। प्लैंक्स ने ये बात बोली कि एट अ सर्टेन टेम्परेचर रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ एमिट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये उस ऑब्जेक्ट से एमिट होती हैं। फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ, रेडिएशंस की जो वेव नेचर है वो वेव नेचर नहीं रहती है। अगर इस ऑब्जेक्ट से रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ वेव एमिट हो रही है तो फिर वो वेव नेचर नहीं होगी। एक मैक्सिमम वेवलेंथ के बाद रेडिएशन एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, यानी रेडिएशन की पार्टिकल नेचर शुरू हो जाएगी। ये प्लैंक्स की एजम्पशन थी। प्लैंक्स ने इस चीज की एक्सप्लेनेशन दी और इस एक्सप्लेनेशन की मदद से उसने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी किया कि जो कर्व्स हैं, जो एनर्जी रेडिएटेड होती है वो एक सर्टेन वेवलेंथ के बाद इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब होती है। प्लैंक्स की एजम्पशन क्या थी कि रेडिएशंस जो एमिट होंगी स्टूडेंट, आफ्टर सर्टेन वेवलेंथ एमिट या एब्जॉर्ब in the form of energy packets called quanta और photons। यानी ये कंटिन्यूस वेव नहीं होगी, ये छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स की सूरत में, एनर्जी के पैकेट्स की सूरत में एमिट होने शुरू हो जाएंगे। और इन पैकेट्स की जो एनर्जी है वो इनकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली रिलेटेड होगी। ये प्लैंक्स ने बाद में रिजल्ट्स दिया। इसको प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट यहां पर ऐड किया गया, E इज इक्वल टू एच एफ, H इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये इसका यूनिट जो सा है वो एमसीक्यूज और इसकी वैल्यू एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखेंगे। स्टूडेंट प्लैंक्स ने जब इसको फ्रीक्वेंसी के लिहाज से स्टडी किया तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो सा है वो अब यहां पर आप पुट करें। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है तो c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपके पास आ जाएगा c डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो एनर्जी का एक रिलेशन तो आपके पास ये बनेगा h इज इक्वल टू सी आवर लैम्डा। अब अगर इस लैम्डा को मैं रिप्लेस कर दूं लैम्डा मैक्सिमम के साथ, लैम्डा मैक्सिमम से रिप्लेस कर दूं तो एनर्जी के साथ जो रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन एनर्जी के साथ इनवर्स का बन रहा है। यानी लैम्डा मैक्सिमम के ऊपर
जो एनर्जी एमिटेड होगी रेडिएशन की वो मिनिमम होगी। फर्दर वेवलेंथ बढ़ाते जाएंगे तो एमिशन ऑफ एनर्जी क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। तो स्टूडेंट यही उस क्वेश्चन का आंसर है कि खास वेवलेंथ के बाद पार्टिकल्स की फोटोन नेचर की वजह से कंटिन्यूअस रेडिएशन एमिट नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स एमिट होते हैं। हर पार्टिकल की अपनी खास अमाउंट एनर्जी बन जाती है और फिर उस एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट जो से हैं वो एमिट होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा लैम्डा मैक्सिमम के बाद जो सा है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फिर रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फिर कम होना शुरू हो जाती है, वो डिक्रीज की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट प्लैंक्स ने इस सारी कहानी का आंसर जो सा है वो इस रिलेशन से प्रूव किया। प्लैंक्स के इस काम के लिए प्लैंक्स को 1918 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। यानी उसने एक प्रॉब्लम जो सा है जो क्लासिकल फिजिक्स कभी सॉल्व नहीं कर पाई थी, उसने इसको सॉल्व किया और 1918 में उसको इस काम करने के लिए, इस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया। अच्छा स्टूडेंट, आप इस रिलेशन को यहां से बाहर निकालने सिर्फ फ्रीक्वेंसी वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को देखें। लैम्डा मैक्सिमम का भी फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन इनवर्स बन रहा है। यानी अगर फर्दर वेवलेंथ बढ़ाई जाए तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो एमिट हो रहे हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। ड्यू टू लो फ्रीक्वेंसी। और नंबर ऑफ फोटॉन्स जो से है स्टूडेंट वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वो नंबर ऑफ फोटॉन्स के डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। ये रिलेशन जो से इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्लैंक्स का। प्लैंक्स के रिजल्ट के मुताबिक जब फ्रीक्वेंसी लोअर हो जाएगी, लैम्डा मैक्सिमम फर्दर इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे, तो फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट्स के बाद जो सा है वो रेडिएशन जो सी है उनकी इंटेंसिटीज कम होना शुरू हो जाएगी। अब स्टूडेंट आप देखें इस ग्राफ को, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नजर आएगी। ये लैम्डा मैक्सिमम के पॉइंट है। अगर क्लासिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेवलेंथ बढ़ने से क्लासिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। इन सारों की वेवलेंथ यहां पर क्या होगी, शॉर्टर रहेगी। इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर I1, इसकी इंटेंसिटी I2, इसकी इंटेंसिटी I3, इसकी इंटेंसिटी I4, ये बढ़ती जा रही है। क्लासिकल के मुताबिक ये ग्राफ बिल्कुल ठीक चल रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वेवलेंथ लॉन्गर की तरफ शिफ्ट हो रही है और इंटेंसिटीज भी बढ़ रही है। लेकिन अगर इसको डिस्क्रीट के लिहाज से देखा जाए, कंटिन्यूस नहीं डिस्क्रीट, ये पॉइंट सेलेक्ट कर ले, रैंडम इन पॉइंट्स को सिलेक्ट कर ले। इसकी इंटेंसिटी I1 डैश, इसकी इंटेंसिटी I2 डैश, इसकी इंटेंसिटी I3 डैश और इसकी इंटेंसिटी I4 डैश। तो I1 डैश जो सा है वो लेस देन I1 है, I2 डैश जो सा है वो लेस देन I2 डैश है और I3 डैश जो सा है वो लेस देन I3 है और I4 डैश लेस देन I4 है। यानी ये इंटेंसिटीज जो सी हैं वो क्लासिकल फिजिक्स की वेव नेचर की हैं और ये वो इंटेंसिटीज हैं जो डिस्क्रीट पॉइंट्स की हैं, डिस्क्रीट नेचर की हैं। तो एक खास वेवलेंथ के बाद ये रेडिएशन शॉर्टर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स या फ्रीक्वेंसी जो सी है वो कम हो रही है वेवलेंथ कम होने की वजह से, इस रिलेशन के मुताबिक, और E इज इक्वल टू HF रिलेशन के मुताबिक। तो प्लैंक्स ने इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो बाद में दिया,
और उसने कहा कि जो रेडिएशन है वो एक खास वेवलेंथ के बाद लो फ्रीक्वेंसी की तरफ एमिट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अपनी वेव नेचर को खत्म कर देती हैं, वो अपनी वेव की एबिलिटीज को छोड़ देती हैं, वो कंटिन्यूअस वेव नहीं, वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स बन जाते हैं। और ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स, ये रेडिएशंस इस वेवलेंथ के बाद स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है, c है। और फिर फर्दर स्टूडेंट जो सा है वो इन फोटॉन्स पार्टिकल का मोमेंटम भी उसने कैलकुलेट करके बताया। मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल्स जो सा है वो भी, मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स भी उसने कैलकुलेट करके बताया कि वो इज इक्वल टू पी सी रिलेशन के इक्वल है। एक रिलेशन आपने स्टूडेंट पढ़ा इज इक्वल टू एच एफ, दोनों को आप इक्वेट करें तो मोमेंटम का जो रिलेशन आपके पास आएगा वो एच आवर लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। एच यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन है, पी यहां पर मोमेंटम ऑफ फोटोन है। यानी इससे ये पता चला कि डिफरेंट वेवलेंथ से डिफरेंट मोमेंटम्स के फोटॉन्स एमिट होंगे, यानी डिफरेंट इंटेंसिटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम बनेगा। जो क्वांटा, जो फोटॉन्स एमिट होंगे मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर, उनकी जो रेडिएशन है वो डिफरेंट स्पेक्ट्रम की होंगी। इस रिलेशन से क्या पता चला, quanta of emitted radiations at certain wavelength emit radiation of different spectrum। रेडिएशन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिफरेंट स्पेक्ट्रम जो सा है वो देखने को मिलेगा। हाई जो सा है वो टेम्परेचर के ऊपर, हाई एंड के ऊपर आपको गैमा रेडिएशंस देखने को मिलेंगी, और लो एंड के ऊपर जो सा है वो आपको रेडियो वेव्स जो सी है वो दिखाई देंगी। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर था स्टूडेंट कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बाद जो सा है वो एक क्वांटा लेवल जो है वो पार्टिकल लेवल स्टार्ट हो जाता है। और आखिर में आपकी बुक के ऊपर ये स्पेक्ट्रम बना हुआ है। स्पेक्ट्रम में गैमा रेज है एक तरफ, इससे नीचे एक्स रेज है, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज है, विजिबल रीजन है, विजिबल नीचे रीजन के नीचे आईआर रीजन है, देन माइक्रोवेव्स है, शॉर्ट रेडियो वेव्स, नीचे एफएम रेडियो वेव्स और टेलीविजन रेडियो वेव्स हैं, फिर एएम रेडियो वेव्स, और आखिर के अंदर लॉन्ग रेडियो वेव्स है। स्टूडेंट इसके एक तरफ जो सा है वो वेवलेंथ की वैल्यूज लिखी हुई है, और स्टूडेंट इसके दूसरी तरफ जो सा है वो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज लिखी हुई है। स्टूडेंट वेवलेंथ की रेंज को अगर आप देखें तो ये 10 पावर -14 से शुरू हो रही है और नीचे चलते चलते 10 पावर 2 पर खत्म हो रही है। ये वैल्यूज आप लोगों को किताब से मिल जाएगी। यहाँ 10 पावर -13, 10 पावर -12 एंड अप टू सो ऑन। यहां पर आकर ये 1 और फिर ये 10 पावर -2। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप देखें तो ये 10 इंटू 10 पावर 2, 10 पावर 3 और इंक्रीज करते करते 10 पावर 23 होगी। स्टूडेंट हाई एंड के ऊपर देखें, इस पॉइंट के ऊपर वेवलेंथ की पावर -14, जितना नंबर माइनस में बड़ा होता है उतनी वैल्यू छोटी होती है। यानी स्मॉल वेवलेंथ, और 10 पावर 23 पॉजिटिव वैल्यू है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी,
लार्ज फ्रीक्वेंसी, स्टूडेंट C इज इक्वल टू एफ लैम्डा रिलेशन और एफ इज इक्वल टू सी आवर लैम्डा। इनवर्स रिलेशन यहां पर आपको प्रूव हो रहा है स्पेक्ट्रम के अंदर। बिल्कुल लोअर एंड के ऊपर देखें तो वेवलेंथ जो सी है वो स्मॉल से लार्ज की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो यहां पर स्मॉल की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट जो वेवलेंथ का ट्रेंड है वो स्मॉल से लार्ज की तरफ जाता है, और जो फ्रीक्वेंसी का ट्रेंड है वो लार्ज से स्मॉल की तरफ जाता है। और फ्रीक्वेंसी से आगे आप ये रिलेशन फिर ये भी लिख सकते हैं, ई डायरेक्टली रिलेटेड टू एफ। जैसे जैसे स्मॉल फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते जाएंगे एनर्जी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आप इस ट्रेंड के अंदर एक और बात भी ऐड कर सकते हैं कि गैमा रेज सबसे ज्यादा हाई एनर्जी रेज होती हैं। फर्दर नीचे आते जाए तो लॉन्ग रेडिएशन या लॉन्ग वेव जो होती है वो सबसे ज्यादा लो एनर्जी वेव्स होती हैं, और इन सब के दरमियान में विजिबल रीजन लाया करते हैं। विजिबल रीजन में फिर आगे जो सा है फर्दर उसने कुछ वेवलेंथ प्रोवाइड की हुई है स्टूडेंट। वो वेवलेंथ जो सी है वो 400 नैनोमीटर से लेकर तो नीचे तकरीबन 700 नैनोमीटर तक उसने वैल्यूज लिखी हुई है। 400 नैनोमीटर पर यहां पर आपको ब्लू कलर मिलेगा, शॉर्टर वेवलेंथ है, और 700 नैनोमीटर पर आपको रेड कलर देखने को मिलेगा। यानी विजिबल स्पेक्ट्रम में भी वेवलेंथ जो सी है वो शॉर्टर से लॉन्गर की तरफ शिफ्ट होती जाती है, और रेड वेवलेंथ की जो इंटेंसिटी है या जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो लेस होती है, स्मॉल होती है ब्लू के मुकाबले में। तो ये विजिबल रीजन का स्पेक्ट्रम जो सा है वो इस तरह से एक्सप्लेन हुआ है। यहाँ पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लार्ज और इसकी एनर्जी भी थोड़ी ज्यादा। तो ये स्टूडेंट कंप्लीट टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जो आज हमने इस लेक्चर के अंदर कवर किया है, कंप्लीट किया है। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ है तो आप इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, क्योंकि इस तरह के जो लेक्चर्स हैं वो रैंडमली अब मैं अपलोड करता रहूंगा, और आप लोगों को इंटरेस्टिंग जो सा है वो लेक्चर सीरीज इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। लेक्चर अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना है।